हेलो एंड वेलकम टू ज़ूलॉजी क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ़ या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे खाने में। तो जो भी हम खाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या पके हुए कोई दाल सब्जी हैं, रोटी है, दूध है इत्यादि, जो भी आप दिन में भोजन प्राप्त करते हैं उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं, यही आज का टॉपिक है हमारा। तो ये मुख्य तौर पर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे भोजन में वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज। तो ये जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, मेनली 6 न्यूट्रिएंट्स हैं। रफेज को हम न्यूट्रिएंट्स नहीं गिनते हैं, लेकिन कोई कोई जो है इसको इम्पॉर्टेंट हम लोग इसलिए मानते हैं फूड के अंदर क्योंकि ये बाउल मूवमेंट की रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, अभी इसकी बात करेंगे। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बनिक खाद्य पदार्थ। कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि उनके मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम एक साथ होते हैं, इसलिए हम उनको हाइड्रोकार्बन्स कह देंगे। तो फूड मटेरियल में जो हमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं जिनमें से वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको आप शर्कराएं कहते हैं, फैट्स या वसा या लिपिड, हिंदी में वसा कहेंगे इसे हम, प्रोटीन्स, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, इसके अलावा वाइटामिन्स। और रफेज भी जो है वो हम कार्बनिक ही मानेंगे क्योंकि मेन रफेज जो है वो सेलुलोज होता है जिसका डाइजेशन जो बॉडी के अंदर नहीं हो पाता और वो एज सच जो है फीसस से, मल से बाहर बॉडी से त्याग दिया जाता है। तो ये भी कार्बनिक है। तो कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स यानी कि वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स और रफेज। इनऑर्गेनिक जो हैं वो हैं मिनरल्स और पानी, वाटर, जल। तो एक एक हम इसकी बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमें कार्बोहाइड्रेट फूड से प्राप्त होते हैं वो होते हैं, उनको हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स सबसे सिंपलेस्ट जो है वो ग्लूकोज है और ब्लड शुगर हम इसे कहते हैं क्योंकि ब्लड में जो सबसे सिंपलेस्ट या बॉडी के अंदर सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है वो है ग्लूकोज, जो फ्यूल के ईंधन के रूप में जो है बॉडी उसको इस्तेमाल करती है और इसी को स्टोर करती है ग्लाइकोजन के रूप में लिवर एंड मसल्स के अंदर। तो कॉमन ब्लड शुगर है ग्लूकोज, लेकिन फूड के अंदर आपको एज सच ग्लूकोज जो है प्राप्त नहीं होता। ज़्यादातर फूड के अंदर हम जो है वो पॉलीसेक्राइड्स लेते हैं। यदि आप प्लांट मटेरियल ले रहे हैं तो आप स्टार्च ले रहे हैं पॉलीसेक्राइड के रूप में। यदि आप एनिमल मांस खा रहे हैं तो आप ग्लाइकोजन ले रहे हैं पॉलीसेक्राइड के रूप में। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च प्लांट से, ग्लाइकोजन एनिमल से जो है आपको पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं भोजन में। डाइसेक्राइड्स जो हैं जैसे कॉमन शुगर, चीनी टेबल शुगर के नाम से जानी जाती है, ये डाइसेक्राइड है जो कि एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी डाइसेक्राइड लैक्टोज, मिल्क शुगर, दूध से प्राप्त होती है, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। एक और डाइसेक्राइड माल्टोज, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है और माल्ट से प्राप्त होती है। तो ये कुछ डाइसेक्राइड्स हैं जो भोजन में हम लेते हैं। तो कॉमनली हम पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स भोजन में लेते हैं और हमारे आहार नाल के अंदर अलग अलग एंजाइम से ये पाचन हो जाता है और पाचन होकर अंत में जो शुगर हमें मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज, जो कि बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। यदि हम वसा की बात करें तो वसा को आगे हम कैटेगराइज करेंगे सिंपल फैट्स में, कंपाउंड फैट्स में और डिराइव्ड फैट्स में। सिंपल फैट्स जो हैं वो होती हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का जोड़, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का जोड़। ग्लिसरॉल का सिंपल अल्कोहल है, 3 कार्बन अल्कोहल है और उसके साथ फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। फैटी एसिड्स को आगे हम 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होता है
और सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होती है। हाइड्रोजन में इनमें जो है मैक्सिमम अमाउंट हाइड्रोजन की पाई जाती है, यानी कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो सैचुरेटेड इसलिए हम इसे कहते हैं। ये आपको एनिमल सोर्स से मिलती है और रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड रहता है। तो घी बटर के अंदर जो है आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं। याद रहे ये एनिमल सोर्स से मिलती है और ये जैसे घी है, बटर है, और रूम टेम्परेचर के अंदर ये सॉलिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। यदि वो अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स की कमी हो जाएगी डबल बॉन्ड की वजह से, तो कार्बन कार्बन के अंदर कहीं पर डबल बॉन्ड हो सकते हैं। यदि डबल बॉन्ड का नंबर 1 है तो हम उसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और 1 से अधिक हैं, 2, 3 या 4 हैं, तो हम उसे जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं या प्यूफा कहते हैं। म्यूफा और प्यूफा जो हैं वो हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं और रूम टेम्परेचर के अंदर ये ऑयल होते हैं। तो याद रहे जो अनसैचुरेटेड हैं ये ऑयल्स हैं और प्लांट सोर्स से मिलते हैं। रूम टेम्परेचर में ये फ्लूइड या लिक्विड रहते हैं, ऑयल्स। और जो सैचुरेटेड है ये आपको एनिमल सोर्स से मिलता है, जैसे घी और बटर है। तो इसके अलावा जो है डिराइव्ड जो फैटी लिपिड्स हैं, बड़े अच्छा उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल का, एर्गोस्ट्रॉल का, या टर्पिनॉइड्स, या लिमोनिन जो आपको नींबू में पाया जाता है, लिमोनिन इत्यादि, या आपको मिंट के अंदर मिलता है मेंथोल इत्यादि। ये सारे डिराइव्ड फैटी एसिड्स के उदाहरण हैं। अब बात आती है प्रोटीन्स की। जितने भी तरह के प्रोटीन्स हैं, आप प्लांट से खा रहे हो, एनिमल से खा रहे हो, या बॉडी के अंदर जितने तरह के प्रोटीन्स हैं, वेरियस एंड वेरियस जो थाउजेंड्स के टाइप के जो प्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारे केवल 20 अमीनो एसिड्स से मिलके बने हुए हैं। केवल 20 अमीनो एसिड्स हैं जो ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनाती है। केवल जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, आगे पीछे पाया जाना है, जो उसकी लय है, वही निर्धारित करती है कि प्रोटीन की वैरायटी क्या है। तो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, इनको हम 2 में कैटेगराइज करते हैं, एक असेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ये नहीं बन सकते और हमें बाहर से, बाहरी रूप में भोजन के द्वारा इन्हें लेना ही है, चाहे एनिमल सोर्स से चाहे प्लांट सोर्स से लेना है। तो 20 में से 8 अमीनो एसिड्स जो हैं ये असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और बाकी के जो 12 अमीनो एसिड्स हैं ये नॉन असेंशियल हैं, बॉडी के अंदर बनाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो उनमें अंदर रिंग पाई जाती है, जैसे फिनाइलालाइन है, टायरोसिन है, ये रिंग्ड अमीनो एसिड्स के उदाहरण हैं। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन होता है। अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन, जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, एक सिरे पे ऊपर अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरे सिरे के ऊपर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और 2 अमीनो एसिड्स आपस में जो हैं वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो और कार्बोक्सिल के जोड़ से। ये जब दोनों जुड़ेंगे, बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में से निकल आएगा, कंडेंसेशन होगी। तो इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब बात आएगी वाइटामिन्स क्या होते हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इत्यादि से मिलते हैं। वाइटामिन इनमें ऑर्गेनिक है और मिनरल्स इनमें इनऑर्गेनिक है। वाइटामिन्स की पहले बात करते हैं। वाइटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक दूसरे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, एग्जाम्पल बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, आपको बाहर रोज़ बॉडी के अंदर ये लेने पड़ते हैं, बॉडी से स्टोर नहीं करती है। और जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, ये हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। वाइटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वाइटामिन अगर कम हो जाएंगे तो कोई ना कोई इससे जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी हो जाती है, जो होंठ हैं उनके साइड से क्रैकिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग होएगी इत्यादि।
गम से ब्लीडिंग इत्यादि होगी तो स्कर्वी होगी। विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो हर विटामिन इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अब बात होती है मिनरल्स। मिनरल्स को हम आगे 3 में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मॉडरेट अमाउंट में चाहिए, एंड ट्रेस न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में चार इम्पॉर्टेंट हैं: सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा सारे हैं, लेकिन जैसे जिंक हो गया, जैसे आयरन हो गया, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो मॉडरेट अमाउंट में चाहिए। और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए। नहीं होंगे तो भी कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। अधिक हो जाएंगे एक ऑप्टिमम से तो भी जो है इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए। और अगर वाटर में, जैसे वेस्ट बंगाल में अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इससे स्किन कैंसर के केसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से राजस्थान के अंडरग्राउंड वाटर में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। तो इम्पॉर्टेंट है ये इसके लिए। इससे भी कोई ना कोई जो है कम होगा। जैसे फ्लोराइड कम हो जाएंगे तो इससे भी डेंटल केरीज हो जाती है इसकी कमी से, और ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लोरोसिस हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वाटर की बात करते हैं तो जो हमारा फूड मटेरियल है इससे में अगर फ्रेश है फूड मटेरियल, काफ़ी रॉ है, फ्रेश है, तो इसमें पानी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 60 से 80% पानी जो है वो पाया जा सकता है। जैसे वाटरमेलन में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ड्राई फ्रूट हैं, अगर ड्राइड मटेरियल है जैसे ड्राइड आलू हैं तो उनमें पानी का कंटेंट काफ़ी कम है। लेकिन पानी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इम्पॉर्टेंट है, पार्ट है आपके भोजन का। लास्टली रफेज क्या होता है? जब भी हम कुछ कच्चा प्लांट मटेरियल खाते हैं उसकी जो सेल है उसमें सेल वॉल है जो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, यानी कि सेलुलोज की ब्रेकिंग का जो एंजाइम है सेलुलेज वो बॉडी के अंदर नहीं है हमारी, इसलिए सेलुलोज जो है वो नहीं टूटता और एज सच फीकस के साथ या मल के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको हम इसीलिए हम इसको रफेज कहते हैं। लेकिन इसका पाया जाना भी भोजन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे भोजन में जो सलाद है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए ताकि जो बाउल मूवमेंट है वो हमारी रेगुलेट हो सके, और जो फीकस का जो मल का जो टेक्सचर है वो भी राइट टेक्सचर होना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो। तो इसलिए रफेज जो है वो बॉडी का इम्पॉर्टेंट फूड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बाउल मूवमेंट्स के लिए। तो ये सारे डिफरेंट फूड स्टफ़ या न्यूट्रिएंट्स जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और उनका एक ब्रॉड ओवरव्यू था। उम्मीद है आपको ये जो है काफ़ी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड शेयर with your friends. Thank you.